सिलेबस। आप ये जो टॉपिक देख रहे हो आज, जिसका नाम है CRISPR-Cas9 और ये जीनोम एडिटिंग के अंडर में आता है। आपने बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर पढ़े होंगे, आप में से कुछ लोगों को ये नाम पता भी होगा, जबकि कुछ लोगों ने शायद ये नाम नहीं सुना हो। जबकि आपके MPPSC, UPSC, UPPCS, BPSC और जितने भी स्टेट PSC, उन सभी के साइंस एंड टेक वाले पार्ट में ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट के डेज में ये धीरे धीरे ये पॉपुलैरिटी और गेन करता जा रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि CRISPR और Cas9 क्या होता है और जीनोम एडिटिंग क्या होता है। देखो, जीनोम एडिटिंग क्या है कि आपको पता होगा कि आपके सेल जो है, बॉडी के अंदर जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सेल की खासियत होती है कैरियोस। कैरियोस का मतलब है न्यूक्लियस, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर होता है क्या? DNA, जो आपके क्रोमोसोम में आपको दिखाई देगा, आपके गुणसूत्र में आपको दिखाई देगा, और DNA के अंदर जो चीज पाई जाती है उसको हम बोलते हैं जीन्स। ये वही मटेरियल होते हैं, ये वही कोडिंग है जो बेसिकली आपके फादर मदर से आप तक आती है, और आपके फादर मदर के 50-50% गुण जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपके बॉडी में ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो ये जो जीन है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे गुण भी हमारे बॉडी में आ जाते हैं जो हमारे लिए अनवांटेड। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपने मेंडल का नाम सुना होगा, ग्रीगर जॉन मेंडल। वो ग्रीगर जॉन मेंडल ने ही पहली बार बताया था कि कुछ मेंडेलियन बीमारी होती है, मतलब कुछ हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं, हेरिडिटरी, जो बेसिकली आपके फादर मदर से आप तक ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, ये जो बीमारियां होती हैं ये बेसिक फॉर्म में दो टाइप की होती हैं। अगर हम बात करें, बेसिकली बात करें अगर जनरल फॉर्म में, तो एक होती है सिंगल जीन डिसऑर्डर, सिंगल जीन डिसऑर्डर, और एक होती है मल्टीपल जीन डिसऑर्डर, मल्टीपल जीन डिसऑर्डर। ठीक, जीन कहाँ है आपको याद रखना है? DNA के अंदर, और जीन से ही आपका कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड होता है, आपके गुण डिसाइड होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, DNA और कहाँ है? DNA है आपके गुण सूत्र के अंदर, इंग्लिश में अगर हम बोले तो क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, अब ये सभी के सभी जीन में क्या होती है? कोडिंग होती है, कुछ इस टाइप की कोडिंग, ताकि आपकी बॉडी इस कोडिंग के हिसाब से डेवलप कर सके। कुछ फॉर्मूला है, कुछ कोडिंग है। ठीक है, तो सिंगल जीन और मल्टीपल जीन डिसऑर्डर क्या होते हैं कि अगर सिर्फ एक जीन में खराबी हो, आपके बॉडी में लगभग 20,000 से 25,000 जीन है, आपको याद रखना है, जो हमको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के प्रोसेस से पता चला था। 1990 से लेके 2003 तक एक प्रोजेक्ट चली थी जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रोजेक्ट आपके स्टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब 2003 में ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ था, तब हमको पता चला था कि एक ह्यूमन बॉडी में लगभग 20,000 से 25,000 जीन जो है वो पाए जाते हैं। तो इनमें से कुछ जीन में अगर है और सिर्फ एक जीन में खराबी हो जाए तो उनको हम सिंगल जीन डिसऑर्डर बोलते हैं, और एक से ज्यादा कई जीन में खराबी हो जाए तो उनको हम बोलते हैं मल्टीपल जीन डिसऑर्डर। एक टाइप की बीमारी है ये। ठीक है, लेकिन आनुवांशिक है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर की, तो सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक, ये एक टाइप की बीमारी है। फिर और अगर हम बात करें इसमें कुछ आनुवांशिक बीमारियां की, तो जैसे कि थैलासीमिया, जो रक्त से संबंधित एक बीमारी है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें ये जो जीन जिसके कारण ये बीमारियां हो रही हैं, जब वो बच्चे जन्म लेते हैं तो बचपन से ही उस जीन को लेकर ही पैदा होते हैं, और जब तक वो उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ सोचने वाली ये है कि क्या हम इन जीन को साइलेंस कर सकते हैं, क्या हम इन जीन को हटा सकते हैं? तो जीनोम एडिटिंग वही फील्ड होता है जिसमें बेसिकली आप क्या करते हो कि कोई अफेक्टेड जीन जो है, जो आपके बॉडी में या किसी पर्सन के बॉडी में कोई ना कोई डिजीज या कोई डिफेक्ट पैदा कर रही हो, तो हम उसको क्या करते हैं? डिलीट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, या उस जीन के जगह कोई दूसरा जीन ऐड कर सकते हैं। इस फील्ड को बोलते हैं जीनोम एडिटिंग। और जीनोम एडिटिंग जो है वो बेसिकली CRISPR-Cas9 एक प्रोसेस है जिससे जीनोम एडिटिंग किया जा सकता है और किया जा रहा है। अभी तो खैर ये इन्फेंट स्टेज पे है, जहां ये रिसर्च फील्ड पर अभी चल रही है। तो आइए हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से जीनोम एडिटिंग करते हैं और किस तरीके से CRISPR-Cas9 काम करती है।
ये आपका डीएनए है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिक्स होता है, और ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपने कई बार देखा होगा, डबल हेलिक्स संरचना, जिसको फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन ने पहली बार इसके बारे में बताया था, ये संरचना के बारे में। अब इसका कोई भी एक पार्ट होगा, कोई भी एक सेगमेंट हो डीएनए का जिसमें बेसिकली कोई जीन हो, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो जीन है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो जीन है वो कहीं ना कहीं डिफेक्टेड है। डिफेक्टेड मींस हमारा ये है ये किसी डिसऑर्डर को जन्म दे रही है, किसी बीमारी को जन्म दे रही है। और वो बीमारी कैसी हो रही है, मान लीजिए मेंडेलियन है, या हम बोल सकते हैं कि हेरिडिटरी है, आनुवांशिक बीमारी है, ठीक। तो सिर्फ एक जीन के कारण क्या हो रहा है कि वो जो व्यक्ति है, वो जो पर्सन है, उसको लाइफ टाइम तक इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। तो क्या हम इस जीन को हटाकर, इस जीन को हम हटा दें और इसके जगह पर क्या हम किसी अच्छे जीन को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी जनरल जीन को? क्योंकि इसके बगल में अगर हम देखें, मान लीजिए ये कोई जीन है, ये पूरे तरीके से हेल्दी जीन है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो क्या हम इसकी कॉपी बनाकर क्या हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं जब हम ये वाला पार्ट हटा दें? खैर, कॉपी बनाना ही टेक में कहलाता है क्लोनिंग। अगर हम जीन की क्लोनिंग कर लेते हैं, क्लोनिंग का सिंपल मतलब होता है कॉपी बनाना। अगर हम कॉपी बना लेते हैं तो हम इसी जीन के कॉपी को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, और ये जो डिफेक्टेड जीन है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जीनोम एडिटिंग, ठीक है। यही प्रोसेस कहलाती है जीनोम एडिटिंग। अब जीनोम एडिटिंग में क्या है कि अगर हम बात करें तो जीनोम एडिटिंग जो अभी सबसे ज्यादा जो प्रोसेस जो अभी न्यूज में भी है और काफी दिनों से इस पे जो एडवांसमेंट और रिसर्च चल रहा है वो है क्रिस्पर कैस9 टेक्निक, क्रिस्पर कैस मेथड बोल सकते हो आप, या क्रिस्पर कैस9 प्रक्रिया आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपको ये मिल तो बहुत सारी किताबों में जाएगा, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर आपको ये समझने में मुश्किल होगी। तो मैं कोशिश करता हूं आपको ये आसानी से समझाने की, उसके लिए बस आपको इसे ध्यान से सुनना है। तो अगर हम क्रिस्पर कैस की बात करें तो ये वर्ड कहां से आता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि प्री में भी इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, मेंस में इसमें डायरेक्ट जीनोम एडिटिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो जीनोम एडिटिंग एंड द प्रोसेस ऑफ जीनोम एडिटिंग आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है नेचुरल में, नेचुरल फैक्टर, ये एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है। इम्यून का मतलब है कि आपका जो प्रतिरोधी क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, उसी का एक रिस्पॉन्स है। लेकिन ये पहली बार ह्यूमंस में नहीं देखा गया था, पहली बार इसको एक बैक्टीरिया, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे जीवाणु में देखा गया था, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, उस बैक्टीरिया का नाम था ई कोलाई। आपने अपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा कि ई कोलाई आपके आंत में मौजूद होती है और विटामिन B12 साइनोकोबैलामाइन जैसे विटामिन के संश्लेषण में, सिंथेसिस में मदद करती है, और ये बैक्टीरिया आपके बॉडी को हेल्दी रखने में, आपके इंटेस्टाइन को स्वस्थ रखने में भी मदद करती है। तो पहली बार इस क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर देखा गया था। अब आप अलग अलग पहले ये समझ लीजिए कि क्रिस्पर क्या होता है और ये समझ लीजिए कि कैस9 क्या होता है। क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड, आर का होता है रेगुलरली, आई का इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट, एस का होता है शॉर्ट, पी का मतलब होता है पैलिंड्रोमिक, रिपीट्स, क्लस्टर्ड, रेगुलरली, इंटरस्पेस, शॉर्ट, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। और कैस होता है, कैस का फुल फॉर्म होता है क्रिस्पर एसोसिएटेड, या सी का मतलब क्रिस्पर है और एएस का मतलब है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, क्रिस्पर से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका मतलब समझो। देखो सबसे पहले तो क्लस्टर्ड और रेगुलरली इंटरस्पेस। रेगुलरली इंटरस्पेस का मतलब है कि ये हर छोटे छोटे सेम इंटरवल के बाद, सेम गैप के बाद मौजूद होते हैं। अब कहां मौजूद होते हैं ये हम बताते हैं। और शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का मतलब होता है, शॉर्ट मतलब तो छोटा है, ठीक है,
और पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है, देखो पैलिंड्रोम ऐसे वर्ड होते हैं चाहे आप उसको इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो सेम ही दिखाई देगा, ठीक है, सेम ही आप पढ़ोगे। जैसे कि अगर हम बोलते हैं वर्ड लिखते हैं सीज, आप सीज को इधर से पढ़िए SEES, चाहे इधर से पढ़िए SEES, सीज ही होगा ये, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो आप इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो सेम होते हैं, इनको हम पैलिंड्रोमिक बोलते हैं। तो अब आप ये जानो कि क्रिस्पर और Cas9 होता क्या है, तो इनके फुल फॉर्म हो गए। देखो क्रिस्पर क्या होता है, क्रिस्पर एक RNA होता है, RNA, अब आप समझ रहे होगे धीरे धीरे। लेकिन कैसा RNA होता है, शॉर्ट RNA, क्योंकि इसमें जो क्षारक होते हैं या इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस जो होता है, वो सिर्फ 20 से 30 बेस होते हैं इसमें। अब बेस क्या होते हैं तो आपको पता होगा, RNA और DNA को बनाने के लिए कुछ नाइट्रोजन से बने तत्व होते हैं जिनको हम क्षारक बोलते हैं। वो तत्व कितने टाइप के होते हैं, 5, A, G, C, T और U, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। इसमें से AGC DNA में भी होता है और RNA में भी होता है। सिर्फ RNA में और DNA में फर्क ये होता है कि RNA में AGC के साथ U जुड़ जाता है, यूरासिल, जबकि DNA में AGCT जो है वो मिलकर DNA को बनाती है। ये सब क्या कहलाती है, इंग्लिश में बेस, हिंदी में क्षारक, ठीक है। नाइट्रोजन से बने क्षारक इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो इसमें बोला गया है कि ये जो RNA है, इसमें ये जो AGCU है वो लगभग कितने होते हैं, 20 से 30। मतलब जो RNA आप देखोगे वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा लिखा होगा AGCU, AGCCU, AG, मतलब किसी भी पैटर्न में लिखा होगा, लेकिन ये अक्षर आपको कितनी बार दिखाई देंगे, 20 से 30 के बीच में, ठीक है। ये RNA। दूसरा क्रिस्पर क्या होता है, कैस क्या होता है, कैस एक न्यूक्लियर प्रोटीन होता है। न्यूक्लियर प्रोटीन जिसकी खासियत होती है कि ये जाके न्यूक्लियस से जुड़ जाएगी। अब आपको अच्छे से पता होगा कि डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और अगर हम न्यूक्लियर प्रोटीन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर का मतलब कहां से है, न्यूक्लियस से है। न्यूक्लियस मतलब हिंदी में होता है केंद्रक। केंद्रक वो भाग है जो आपके कोशिका के मध्य में होती है, या हम बोले कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। और इसी में क्या होता है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, और इसके अंदर ही था डीएनए, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा प्रोटीन है, आपको याद रखना है, जो न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, या हम बोल सकते हैं जो डीएनए से जाकर जुड़ती है, जो डीएनए से बाइंड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कैस प्रोटीन। और ये ऐसा आरएनए है जो कैसा होता है, शॉर्ट होता है, पैलिंड्रोमिक होता है, मतलब चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो एक ही दिखाई देगा, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट आरएनए को छोड़ती है, इसको हम बोलते हैं जी आरएनए। जी आरएनए क्या होता है, तो आपने कई टाइप के आरएनए अपने सिलेबस में पढ़े होंगे। एम आरएनए मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। टी आरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। आर आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। ऐसे ही जी आरएनए होता है जिसको हम बोलते हैं गाइडेड आरएनए। गाइडेड का मतलब जिसको हम निर्देश देते हैं, जो गाइड किया हुआ है, कहीं आपको, जैसे हमने आरएनए को बता दिया कि तुमको सिर्फ यही जाना है, तो वो जो आरएनए होगा वो गाइडेड आरएनए होगा, ठीक है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये नेचुरली आपको कहाँ दिख रही है, ई कोलाई में, ठीक। और ई कोलाई से करता क्या है, तो देखो ई कोलाई एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है, जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसका आरएनए होता है, ठीक है। आरएनए इसमें पाया जाता है। अब ई कोलाई के कुछ दुश्मन भी हैं, जैसे दुश्मन में आ जाते हैं विषाणु, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को विषाणु मारने का काम करते हैं। जिसमें से कि एक बैक्टीरिया है, ये पूछ भी चुका है एमपीपीएससी में, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेज ऐसे विषाणु होते हैं जो क्या करते हैं, जो जीवाणु के शरीर में अपना डीएनए छोड़ते हैं और धीरे धीरे उस जीवाणु को खत्म कर देते हैं, और अपने डीएनए के मदद से अपनी तादाद बढ़ाते हैं और फिर वो जिंदा रहते हैं, ठीक। तो ई कोलाई क्या करता है, पहली बार ई कोलाई में ये मेथड को देखा गया था कि ई कोलाई इस विषाणु के खिलाफ एक इम्यून रिस्पॉन्स बनाता है, एक प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। वो तंत्र क्या है, क्रिस्पर-Cas9, जिससे ई कोलाई इस विषाणु के डीएनए को तोड़ देता है और फाइनली वो डीएनए भी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक। अब ये प्रोसेस कैसे होता है ये आप समझिए। होप करता हूं यहां तक क्लियर होगा। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं। तो पहली बार जब देखा गया तो मान लीजिए कि ये कोई एक ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई जीवाणु, और ये कोई वायरस, ठीक है। वायरस को जनरली इसी शेप में बनाया जाता है, ये कोई वायरस है।
ऐसा कोई वायरस। ये वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए, और चूंकि ये विषाणु है तो हम बोल सकते हैं इस डीएनए को शॉर्ट फॉर्म में वीडीएनए, मतलब वायरल डीएनए। वायरस का डीएनए मतलब वायरल डीएनए। ये क्या करता है, ये अपने डीएनए को इस झिल्ली के अंदर छोड़ देता है, और ये झिल्ली किसकी है, इस बैक्टीरिया की है, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। और ये जो डीएनए है कुछ मान लीजिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है, और ये बैक्टीरिया के अंदर आ गया, ई कोलाई के अंदर आ गया। इस वायरस का काम क्या है कि ये वायरस जाके जो ये जीवाणु है ना ई कोलाई, इसके अंदरूनी महत्वपूर्ण भाग से जुड़ जाती है, और फिर क्या करती है, पोषण लेके अपने डीएनए को बढ़ाते जाती है और वायरस को जन्म देती है, ठीक है, जिससे ई कोलाई मर जाएगा लेकिन ये वायरस जिंदा रहेगा। तो ई कोलाई अपने बचाव के लिए कैसे काम जो है करती है, ई कोलाई के अंदर जो आरएनए होता है, इस आरएनए में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। इसी प्रोटीन को हम बोलते हैं कैस प्रोटीन या Cas9 प्रोटीन, ठीक। और इनमें ये जो आरएनए है, ये आरएनए में जो क्षारक होते हैं, जहां पे भी क्षारक आपको 20 से 30 दिखाई दे, देखो आरएनए में बहुत सारे क्षारक होते हैं, ए जी सी यू, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, 4 ही है ए जी सी यू, लेकिन ये बहुत बार रिपीट करते हैं। तो इसी पूरे आरएनए में जो क्षारक ऐसे हो जो तुम इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो, हमने बोला था पैलिंड्रोमिक हो, उन क्षारकों को मान लेते हैं कि ये कुछ क्षारक समूह है, ये कुछ बेस वाले ग्रुप है, ये कुछ बेस वाले ग्रुप है, ये सब क्या है, ये सब क्रिस्पर कहलाते हैं, क्रिस्पर आरएनए कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये तुरंत इसके खिलाफ एक आरएनए छोड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं जी आरएनए, गाइडेड आरएनए। इसका काम होता है इस वायरल डीएनए को तोड़ना, लेकिन ये वायरल डीएनए को तभी तोड़ सकती है जब ये आरएनए इससे जुड़ जाएगा। अब ये जुड़ेगा कैसे, तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि Cas9 एक न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, नाभिक से जुड़ने वाला, केंद्रक से जुड़ने वाला प्रोटीन है जो न्यूक्लियस से जुड़ जाता है। तो ये क्या करता है कि ये तुरंत जाकर ये प्रोटीन भी इस वायरल डीएनए से जुड़ जाती है, और ये एक मीडियम देती है, किसको, गाइडेड आरएनए को एक रास्ता देती है कि भाई अब आप आकर इससे जुड़ सकते हो। गाइडेड आरएनए क्या जो है करता है कि किसी भी डीएनए के किसी पार्ट से जुड़ जाता है और डीएनए के सेगमेंट को क्या कर देता है, ये तोड़ देता है, और डीएनए का सेगमेंट जैसे ही टूट जाता है तो ये डीएनए, वायरल डीएनए खत्म हो जाता है, और साथ ही साथ अब ये वायरस का असर भी खत्म हो गया। ये कौन सा वायरस है, बैक्टीरियोफेज, और इस प्रक्रिया से ये जो ई कोलाई है ये अपने आप को क्या कर लेता है, बचा लेता है। अब आप देखो कि गाइडेड आरएनए जब इसको तोड़ता है तो इस प्रोसेस से तोड़ता है कि देखो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, ऐसे 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक। यहाँ आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए तब आपको ये समझ में आएगा। तो ये 4 जो ये क्षारक होते हैं AGCT जो डीएनए में मौजूद होते हैं, जबकि आरएनए में क्या होता है AGCU होता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। अब ऐसे में क्या होता है कि मैंने आपको एक बेसिक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इसीलिए बेस बहुत जरूरी है, क्योंकि ए जो होता है एडेनिन वो हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ती है, जबकि जी जो होता है गुआनिन वो हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ती है। अब अगर वही चीज आरएनए हुआ तो जी सी तो आरएनए में भी होता है और एडेनिन भी होता है आरएनए में, बस थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आरएनए जाती है तो ये जो डबल स्ट्रैंड जो आकार होता है ना डीएनए का, इसमें किसी भी पार्ट को पकड़ लेती है। जैसे मान लीजिए कि डीएनए में जो क्षारक है वो कुछ ऐसे हैं, ए जी सी, उसके बाद यहाँ पे हो मान लीजिए सी, ठीक है, फिर यहाँ पे हो जी। अब ऐसे में क्या होता है कि ये गाइडेड आरएनए की यही खास बात होती है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है किसी भी डीएनए के सेगमेंट की। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है उल्टा एकदम, ठीक है, और ये बहुत स्पेशली क्रिस्पर इसको बनाती है, ठीक है, ये वायरस के अकॉर्डिंग कि कैसा वायरस है उसके आधार पर उसके डीएनए को तोड़ने के लिए। तो ये गाइडेड आरएनए क्या होगा कि मान लीजिए किसी सेगमेंट का डीएनए का किसी सेगमेंट का उल्टा होगा। उल्टा का मतलब आरएनए है तो ए के साथ क्या चीज जुड़ सकती है, यू, मतलब यू हो जाएगा। जी के साथ क्या जुड़ती है हमेशा, सी के साथ क्या जुड़ती है, जी, सी के साथ फिर क्या जुड़ता है, जी, और जी के साथ क्या जुड़ता है, सी। यही आपका गाइडेड आरएनए तुरंत क्रिस्पर बना देगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का बना सकता है लेकिन हमेशा उल्टा ही होगा, ठीक। और ये बनाएगा तो ये गाइडेड आरएनए जाकर यहाँ के इस स्ट्रैंड से जो इसका पेयर होगा, इसका पेयर कौन सा, ये वाला पार्ट है डीएनए में, और ये डीएनए कौन सा है, वायरल डीएनए, इससे जाकर ये चिपक जाती है। और चिपकती है तो क्या होता है कि ऊपर वाले स्ट्रैंड से पेयरिंग कर लेती है, तो ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड होता है ये बेकार हो जाता है, ये अब किसी काम का नहीं बचता। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये डीएनए टूट जाता है और फिर ये वायरल डीएनए भी खत्म हो जाता है।
तो साइंटिस्ट को ये लगता है कि अगर ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे हम जेनेटिक्स में बहुत मदद ले सकते हैं। क्योंकि आप देखो कि हम इससे अगर मान लीजिए कि किसी ऐसे जीन का उल्टा गाइडेड आरएनए बना ले जो बेकार हो, जो हेल्दी जीन नहीं हो, हम अगर उसका गाइडेड आरएनए बना लें तो ये जाकर गाइडेड आरएनए उस जीन से जुड़ जाएगी और एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिंग एंजाइम, इसको लगाकर हम इस जीन को बाहर निकाल सकते हैं किसी ह्यूमन बॉडी से। और फिर ये जगह जब खाली होगी तो हमें यहाँ पे एक जीन रिप्लेस तो करना पड़ेगा। तो जीनोम एडिटिंग में हम क्या करेंगे, किसी भी हेल्दी जीन, मान लीजिए ये कोई हेल्दी जीन है, इसकी कॉपी बनाकर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट में ही आप अगर पढ़ोगे अपने सिलेबस में तो आपको एक नाम दिखाई देगा, डिजाइनर बेबी। डिजाइनर बेबी का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार ही जैंग नाम के एक चाइनीज साइंटिस्ट है ये लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि इन्होंने एक ऐसी 2 बच्चियां थी जुड़वा, इनको तैयार किया है जिनके बॉडी में इन्होंने ऐसा जीन डाला है एडिट करके, इसी जीनोम एडिटिंग और क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी से, जिसके कारण कभी भी फ्यूचर में वो HIV से ग्रसित नहीं होगी। तो डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट वहीं से आया कि क्या हम ऐसे बच्चे भी डिजाइन कर सकते हैं जिनमें कोई बीमारी ही ना हो, जिनमें कोई आनुवंशिक बीमारी ना हो, जिसमें कोई मेंडेलियन बीमारी नहीं हो। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, क्योंकि हम इसमें किसी बेकार अनहेल्दी जीन को निकालकर एक हेल्दी जीन को डाल सकते हैं और ऐसे बच्चे जो तैयार होते हैं इनको ही हम डिजाइनर बेबीज बोलते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि टेक्नोलॉजीज है तो कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स भी होंगे, कुछ एडवांटेज भी होगा और कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, लेकिन इस टॉपिक में हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इस टॉपिक की तब जब हम पूर्ण रूप से बायोटेक्नोलॉजी के इस टॉपिक में आएंगे, जीनोम एडिटिंग और जेनेटिक्स में, तब हम इसकी बात करेंगे। तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्रिस्पर कैस9 काम करती है और आपकी ये सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिजाइनर बेबीज पे आप एक बार पढ़ने की इसको खुद से कोशिश करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।